Assalamu alaikum and welcome to this tutorial on diodes. Diodes जैसा कि आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं। डायोड बेसिकली एक वेल्व की तरह से काम करता है जो कि एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है और दूसरी डायरेक्शन में करंट के फ्लो को इंतहाई शिद्दत से उसकी मज़ाहमत करता है, उसको नहीं गुजरने देता। और इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस बेसिक कंपोनेंट के साथ बहुत सारे ज़रूरी काम करते हैं जिसमें कि हमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम डायोड्स को और उसकी मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो कि हमें लोकली अवेलेबल होती हैं हम उनके मुतालिक बातचीत करेंगे। हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि डायोड्स आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर्स के बारे में यहाँ थोड़ी सी हम बातचीत करते चलें कि ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें कि सिलिकॉन के मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है और उसको पी एंड एन टाइप मटेरियल्स के साथ डोपिंग की होती है। इस डोपिंग की वजह से ये जो पी एंड एन टाइप के मटेरियल बनते हैं इनका एक जंक्शन बनता है जिसे हम पी एन जंक्शन कहते हैं। हम इसके मुतालिक थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। इनकी खूबी ये होती है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस ये एक गुड कंडक्टर के तौर पे काम करता है, यानी कि बिजली को गुजरने देता है, एक जस्ट लाइक a स्विच के तौर पे काम करता है। और अंडर सर्टेन कंडीशंस या अदर कंडीशंस कह लें, यही सेमीकंडक्टर इंतहाई रेजिस्टेंट ऑब्जेक्ट बन जाती है और वो बिल्कुल एक इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करती है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का गुजरना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इस डायनामिक बिहेवियर की वजह से जो सेमीकंडक्टर्स हैं इन्होंने पूरी दुनिया में एक बहुत रेवोल्यूशन क्रिएट किया जिसकी बेस के ऊपर हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री जो है वो और सारी तरक्की का दारोमदार इसकी इस खूबी के ऊपर है। तो हम जो इससे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो डायोड्स जो कि सबसे सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो कैसे काम करती हैं। यही इंफॉर्मेशन हमें आगे चल के ट्रांजिस्टर्स और एफईटीज और बाकी चीज़ों को समझने में भी हेल्पफुल होगी। सो हमने ये देखा कि डायोड्स की बेसिक खूबी ये है कि दे अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। इनका इस्तेमाल काफ़ी हद तक पावर सप्लाई यूनिट्स में किया जाता है जहां पर अल्टरनेटिंग करंट जिसकी की डायरेक्शन कभी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और कभी नेगेटिव वाली वायर से पॉजिटिव वाली वायर की तरफ होती है। तो ये पूरा एक साइकिल कहलाता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी एक मरतबा एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है, दूसरी मरतबा दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है। जबकि डायरेक्ट करंट में जो वायर आपकी लेबल की गई है एज पॉजिटिव वो हमेशा पॉजिटिव के तौर पे बिहेव करेगी और जो नेगेटिव लेबल की गई वो हमेशा नेगेटिव के तौर पे बिहेव करेगी। तो इस इफेक्ट को लेने के लिए कि यूजुअली जो हमारी पावर सप्लाईज जो कमर्शियल सप्लाई हमें अपने सप्लाई कंपनी से आती है वो अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में होती है, तो उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डायोड्स की जरूरत पड़ती है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स हैं वो भी बेसिकली अल्टरनेटिंग सिग्नल्स ही होते हैं और आप उसको एक तरह की अल्टरनेटिंग करंट ही कह सकते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर। इसी तरह से म्यूज़िक के सिग्नल्स हैं और बहुत सारे सिग्नल्स हैं, ये सब अल्टरनेटिंग करंट की ही मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं और उनको रेक्टिफाई करने में और उनमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें डायोड्स की ज़रूरत पड़ती है। डायोड्स की एक और स्पेशल फॉर्म है जिसको जेनर डायोड्स कहते हैं। जेनर डायोड्स की खूबी ये होती है जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो एक सर्टेन वोल्टेज के ऊपर लेवल पे जाकर वो जो रिवर्स वोल्टेज का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, उसको नहीं रोकते और वो बिल्कुल एक शॉर्ट सर्किट की तरह से अपीयर होते हैं। तो इसकी इस खूबी की वजह से इनको पावर सप्लाईज में रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से एक बहुत कॉमन चीज़ जो आजकल आप हर जगह देखते होंगे, दे आर लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडीज। लाइट एमिटिंग डायोड्स ओरिजिनली तो बनाए गए थे यूज्ड एज
इंडिकेटर्स डिवाइसेस में लगाने के लिए, किसी चीज़ का स्टेटस दिखाने के लिए, किसी चीज़ की अटेंशन डाइवर्ट कर यूज़र की अटेंशन को गेन करने के लिए। लेकिन अब लाइट एमिटिंग डायोड्स इतने कॉमनली इस्तेमाल होते हैं कि इवन होम लाइटिंग जो है और स्ट्रीट लाइटिंग जो है वो भी लाइट एमिटिंग डायोड्स के साथ की जा रही है। सो दे आर ऑल्सो डायोड्स, लेकिन उनकी एक स्पेशल फॉर्म है। तो बिहेवियर उनका भी डायोड्स वाला होगा, इंफॉर्मेशन सारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी डायोड्स वाला है, लेकिन इस्तेमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसी तरह से इंफ्रारेड एमिटिंग डायोड्स, जिस तरह से एलईडीज हैं जो कि विजिबल लाइट एमिट करती हैं, इस तरह से ऐसे डायोड्स भी बनाए गए हैं। बेसिकली वो एलईडीज ही है जो कि इंफ्रारेड लाइट को एमिट करती हैं। सो इंफ्रारेड लाइट्स जो है दे आर यूजफुल इन मेकिंग कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रिमोट कंट्रोल्स और इस तरह की चीज़ें बनाने में काम आती है। और फिर ऐसे डायोड्स भी बनाए गए हैं कि जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो अपनी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को तब्दील कर लेते हैं, लाइक अपनी रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, और इस तरह से वो उन पर पड़ने वाली लाइट जो है, चाहे वो इंफ्रारेड लाइट हो चाहे वो विजिबल लाइट हो, उसके लिहाज से वो उनकी प्रेजेंस को सेंस करते हैं और हम उनको एज अ सेंसर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और एक आखिरी किस्म जिनको कि लेज़र डायोड्स कहा जाता है, जो कि लेज़र पॉइंटर्स और भी बहुत सारी लेज़र की प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट है वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, लाइक आपके सीडी रोम्स में, डीवीडी रोम्स में, लेज़र पॉइंटर्स में, एंड टू सम एक्सटेंट इंडस्ट्री में भी ये लेज़र डायोड्स जो हैं लेज़र्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो हम इन तमाम चीज़ों को बारी बारी इन पे बात करेंगे और शायद बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस हद तक डिटेल में ज़रूर जाएंगे कि इस सब्जेक्ट के साथ इंसाफ रहे। तो सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़ाहिर है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे पहला काम किया जाता है, वो स्कीमेटिक बनाना होता है। स्कीमेटिक एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे सर्किट की, कि हम किस तरह से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को प्लेस करना चाहते हैं और वो उनका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा होगा। इस स्कीमेटिक को बनाने के लिए अमूमन हम सिंबल्स का सहारा लेते हैं, बजाय इसके कि एक्चुअल डिवाइस की तस्वीर बनाने के हम सिंबल्स जो हैं वो बनाते हैं, जो कि उसके फंक्शन के एतबार से उसकी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक्चुअल आपके पास जो कंपोनेंट होगा उसकी शक्ल उसी जैसी होगी। जो डायोड है उसका सिंबल बिल्कुल इस तरह से है, जो कि एक एरो और उसके आगे एक प्लेट और दो कनेक्शंस, एक को एनोड कहते हैं और एक को कैथोड कहते हैं। अगर आप सिंबल को भी देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही जाहिर कर रहा है कि जैसे ये इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को यहाँ पे रोक रहा है, लेकिन इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे। अगर हम नेगेटिव साइड इधर जोड़ेंगे और पॉजिटिव सप्लाई इधर जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करेगी। लेकिन अगर इसको हम रिवर्स जोड़ देंगे कि यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकेंगे। जो कॉमनली यूज्ड डायोड्स हैं वो आपको मार्केट से तकरीबन इस शक्ल में आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी और शेप्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाला डायोड है, आई डोंट नो इसका नंबर क्या है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि हमें यह पता होना ज़रूरी है कि इस कंपोनेंट का एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, क्योंकि अगर इसको आप रिवर्स डायरेक्शन में लगा देंगे तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उलट हो जाएगा। तो इसमें जहां पर ये आप देखें कि ये इसके ऊपर एक निशान लगा हुआ है सिल्वर कलर का, तो ये निशान कैथोड की इस लाइन को इंडिकेट करता है कि इस साइड पर जो कनेक्शन है या पिन है वो कैथोड है। सो दिस विल बी द कैथोड साइड एंड दिस विल बी द एनोड साइड। इसी तरह से ये भी क्रिस्टल्स हैं, डायोड्स हैं, जो कि ज़रा छोटी फॉर्म में है और डिफरेंट वैरायटी है। इसमें भी आप देखें कि ये एक लाइन लगी हुई है जो ये इंडिकेट करती है कि इस साइड वाली जो कनेक्शन है वो कैथोड है और इस साइड वाला एनोड है। सो रिमेंबर, ये लाइन
इस लाइन के साथ आप इसको मैच करेंगे कि ये कैथोड को इंडिकेट करती है। जो डायोड्स हमने पिछली तस्वीरों में देखे, दे आर ऑर्डिनरी डायोड्स, जो कि आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आम इस्तेमाल है उसमें इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में और कुछ ऐसी मशीनरी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर डायोड्स की ऐसी फॉर्म जो कि ज़्यादा करंट को टॉलरेट कर सके, ज़्यादा हैवी ड्यूटी हो, वो इस्तेमाल की जाती है। दिस इज़ मतलब समथिंग लाइक कि जैसे आपके पास आम काम करने के लिए आपके पास एक ऑर्डिनरी इक्विपमेंट होती है और हैवी काम करने के लिए आपके पास थोड़ी सी मजबूत और थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है, लेकिन बेसिकली फंक्शनैलिटी के एतबार से दोनों एक ही जैसे। सो ये भी डायोड है, ये भी डायोड है, ये भी एक डायोड की फॉर्म है जिसमें ये दो कनेक्शंस हैं, ये कैथोड है, ये एनोड है, उसके साथ लिखा हुआ है और उसके साथ उन्होंने एक हीट सिंक दिया हुआ है कि अगर इसमें से गुजरने वाले करंट की निस्बत की वजह से ये हीट अप हो तो आप इसको एक हीट सिंक के सोर्स के साथ अटैच कर सकें। ये भी डिफरेंट टाइप्स जो है डायोड्स की दिखाई की जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं। जेनर डायोड्स, जैसे कि आपने देखा कि डायोड में जो स्टैंडर्ड डायोड था उसमें जो यहाँ लाइन थी वो एक स्ट्रेट लाइन थी, सीधी लाइन थी, लेकिन जेनर डायोड का जो सिंबल है उसमें ये एक कर्व्ड लाइन लगाई जाती है जो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ लगे वाला डायोड ऑर्डिनरी डायोड नहीं है बल्कि ये जेनर डायोड है। लेकिन देखने में ये बिल्कुल दूसरे डायोड जैसा ही लगेगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा इसकी शक्ल के एतबार से कि ये जेनर डायोड है या ऑर्डिनरी डायोड है। तो आपको उसके नंबर और उसके कोड से इसको पता होना ज़रूरी है कि ये जेनर डायोड है, क्योंकि जेनर डायोड को अगर आप आम डायोड की जगह लगा देंगे तो दिस मे नॉट प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट्स। अगेन इसमें भी कैथोड के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैक कलर के इंडिकेटर मौजूद है। एलईडीज वेरी कॉमनली यूज्ड जस्ट लाइक बल्ब्स, लेकिन इनके अंदर कोई फिलामेंट नहीं होता, इसके अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, ये हीट प्रोड्यूस नहीं करती, एनर्जी एफिशिएंट है, क्विकली ऑन की जा सकती है, क्विकली ऑफ की जा सकती है एज कम्पेयर टू एक ऐसे बल्ब के जिसके अंदर के हीटिंग वाला फिलामेंट लगा होता है जिसको हीट अप होने में भी देर लगती है और ठंडा होने में भी देर लगती है और वो अपनी बहुत सारी एनर्जी को हीट की फॉर्म में ज़ाया करता है। सो एलईडीज आर रियली ग्रेट ब्रेक थ्रू इन द टेक्नोलॉजी ऑफ लाइट्स, कि जिसमें कि हम अपनी ना सिर्फ इंडिकेटर्स के तौर पर इनको यूज़ कर सकते हैं बल्कि इनको एज ए कमर्शियल एंड सोलरली लाइटिंग पर्पस के लिए भी हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अगेन बिकॉज इट इज़ एन डायोड, तो इसका भी एक एनोड एंड होगा, एक कैथोड एंड होगा, और आम स्कीमेटिक के बीच में इसको ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ आम डायोड नहीं बल्कि एलईडी इस्तेमाल की गई है, तो ये दो एरोज उसके ऊपर लगाए जाते हैं जो कि लाइट की एमिट होने को जाहिर कर रहे हैं कि इसमें से लाइट निकल रही है, रोशनी निकल रही है। जो एलईडी आप मार्केट से लेंगे उसमें आपको ये पहचानना कि इसमें से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, ये उसके ऊपर कोई मार्क नहीं होता, लेकिन आमतौर पर जो छोटी लेग होती है वो कैथोड होती है और जो बड़ी वाली लेग होती है वो एनोड होती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हम इसको यहाँ से कटर से काटा हुआ हो तो फिर ये देखना कि इसमें से एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी हद तक लोग ये जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है इसको देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि एक 3 वोल्ट की बैटरी लेके आप उनको एनोड और कैथोड को लगा के देखें ऑन होती है या नहीं होती। जिस पोजीशन में ऑन होगी उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी साइड एनोड है कौन सी कैथोड है। एलईडीज आपको लाइटिंग पर्पस के लिए मुख्तलिफ फॉर्म से मिलेंगी, इनके साइजेस भी होते हैं। ये जो आमतौर पर ये बड़े साइज़ की एलईडी जो मिलती है इसको 5 मिलीमीटर की एलईडी कहा जाता है, और जो छोटे साइज़ की एलईडी हम यूज़ करते हैं उसको 3 मिलीमीटर की एलईडी कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइजेस एंड शेप्स अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन इसका यूज़ के लिए। और ये बात भी जहन में रखें कि ना सिर्फ एलईडीज का साइज़ फ़र्क होता है बल्कि उनकी जो करंट रेटिंग्स हैं कि कितनी करंट को रिक्वायर करेंगी लाइट एमिट करने के लिए वो भी फ़र्क होती हैं, और इवन एक ही साइज़ के बीच में मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी एलईडीज की जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और वो है उसमें फ़र्क होता है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप जहाँ पे भी अगर मल्टीपल एलईडीज इस्तेमाल करनी है
तो एक ही मैन्युफैक्चरर की और एक ही जैसी हों, ताकि उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट में फ़र्क ना आए। इसी तरह से आप देखेंगे एलईडीज़ को बहुत सारे मुख्तलिफ फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है आजकल, जिसमें कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला ये 7 सेगमेंट डिस्प्लेज हैं, जिसमें कि ये सब एलईडीज़ लगी हुई हैं अलग अलग, और हम इनको इंडिविजुअली कंट्रोल करके डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो बना सकते हैं। इन सब चीज़ों के मतलब हम माइक्रो कंट्रोलर्स के जो हमारे प्रोजेक्ट्स या कोर्सेज होंगे हम उनके इन बात करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये भी एक एलईडीज़ ही हैं और इनको आप प्रैक्टिकली ऐसे ही डील करेंगे जैसे ये इंडिविजुअल एलईडीज़ हैं। सो अगर हम ये देखेंगे इसमें 8 एलईडीज़ लगी हुई हैं, 7 ये और 8वीं ये। सो 8, 8, 16 और 16 32 एलईडीज़ इस मॉड्यूल में मौजूद हैं, जिनसे आप ये मुख्तलिफ नंबर्स जो हैं वो बना सकते हैं। सिमिलरली ये भी एक मॉड्यूल है जिसमें कि 10 एलईडीज़ जो हैं वो इंडिविजुअली लगा दी गई हैं और उनके कनेक्शन जो हैं वो बाहर निकाल दिए गए। उनके ज़रिए आप इनको मुख्तलिफ फॉर्म में इंडिकेटर्स के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के पैनल्स भी इस्तेमाल होते हैं जिसमें मल्टीपल एलईडीज़ लगी होती हैं, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस मिसल टेम्परेचर है, प्रेशर है, फ्लो है, इन तमाम चीज़ों को वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। और एलईडीज़ को इस तरह से मल्टीपल मैट्रिक्स की फॉर्म में भी अरेंज किया जा सकता है और ये अरेंज हुए मॉड्यूल्स की फॉर्म में मिलती हैं, और इस तरह के मॉड्यूल्स को जोड़ के आप कई बड़े सारे बोर्ड बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल स्मॉल एलईडीज़ हैं और इनमें से कंट्रोल कर सकते हैं हम डेफिनेटली थ्रू अ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के इनमें से आपने किस एलईडी को ऑन करना है और किस एलईडी को ऑफ करना है, तो जिससे आपको डिस्प्लेज आप बना सकते हैं, स्क्रॉलिंग मैसेजेस बन सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। और इवन यही एलईडीज़ जो है ये मल्टीपल कलर्स के भी हो सकते हैं कि ये इस मॉड्यूल के अंदर ना सिर्फ एक एलईडी लगी हुई हो बल्कि इसके अंदर 2 या 3 एलईडीज़ हों, रेड भी, ब्लू भी, ग्रीन भी। तो एंड देन प्रोग्रामेटिकली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने इस वक्त कौन सी वाली एलईडी को ऑन करना है, और इससे आपको मुख्तलिफ कलर्स के साथ आप बोर्ड्स पर काम कर सकते हैं। इंफ्रारेड एलईडीज दे आर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी एलईडीज, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एलईडीज है, ये एलईडी है, इंफ्रारेड एलईडी है। अगेन इसका एनोड भी है और इसका कैथोड भी है, उसी तरीके से ये बड़ी वायर है और ये छोटी वायर है। इंफ्रारेड एलईडी जब जल रही होगी तो हमारी आंख इसको नहीं देख सकती, हमें इसको देखने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए कि ये एलईडी काम भी कर रही है या नहीं, हो सकता है ये एलईडी ख़राब हो। तो एक टिप ऑफ द डे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हमारे आजकल मोबाइल फ़ोन्स में कैमरे हैं और जो दूसरे डिजिटल कैमरे हैं वो इंफ्रारेड लाइट को सेंसिटिव है, सो दे कैन सी दिस लाइट ग्लोइंग। तो अगर आप इस लाइट को ग्लो कराएं किसी बैटरी के साथ, 3 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से देखें तो ये आपको जलती हुई नज़र आएगी। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पर इस वक्त कोई तस्वीर नहीं है, बट दैट कैन बी शोन। सिमिलरली ये उसका सेंसर है जिसको एलईडी डायोड है, जिसके ऊपर जब इंफ्रारेड लाइट पड़ेगी तो ये अपनी रेजिस्टेंस को तब्दील कर लेगा। एंड ये एक एलईडीज़ की असेंबली है जिसमें कि एक साइड पे ट्रांसमीटर लगाया गया है, यानी कि एलईडी इंफ्रारेड एलईडी है, और दूसरी साइड पर इंफ्रारेड एलईडी का सेंसर है और दरमियान में स्लॉट है। सो यहाँ से निकलने वाली लाइट इस तरफ आती है और दूसरे सेंसर को स्टिमुलेट करती है और उसकी इंफॉर्मेशन हम आगे अपने सर्किट में फीड कर सकते हैं। सो इसके अंदर जब दरमियान में कोई चीज़ आएगी, कोई स्लॉट के अंदर कोई चीज़ मूव करेगी, तो उससे उसको इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमारे सर्किट को कि दरमियान में कोई चीज़ आई है या नहीं आई। तो जैसे मोटर्स हैं उनके बीच में एक सेंटर में स्पोक के बीच में सुराख कर दिया जाता है और वो यहाँ से गुजरता है, तो उससे उसकी स्पीड का पता चल सकता है। ये भी एक इंफ्रारेड एलईडी तो नहीं, ये इंफ्रारेड सेंसर है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ऐसी इंफ्रारेड लाइट को सेंस करने में जो 38 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर पल्सेट कर रही हो। नॉट ओनली ऑर्डिनरी एलईडीज या ऑर्डिनरी इंफ्रारेड लाइट, बल्कि 38 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर पल्सेट करती हुई लाइट जो है
इंफ्रारेड लाइट को सेंस करता है। ये आमतौर पर जो रिमोट कंट्रोल्स हैं उनके सेंसर्स में यूज़ होता है। रिमोट कंट्रोल्स माइक्रो कंट्रोलर के अपना जो कोर्स होगा उस पर पढ़ेंगे कि ये किस तरह से 38 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के ऊपर मॉड्यूलेट करके डाटा को भेजते हैं। एनीवे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ये इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल का सेंसर है। लेज़र डायोड्स इस फॉर्म में आते हैं। लेज़र आपको मालूम है कि ऐसी लाइट को कहा जाता है कि जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी उसके अंदर होती है, और वो सिंगल फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जब वो डिफरेंट मीडियम में से गुजरती है, हवा के डिफरेंट मीडियम में से गुजरती है, तो वो लाइट्स बेंड नहीं होती, इसलिए ये लाइट एक्सपेंड नहीं होती और इसके बिल्कुल शार्प बीम की सूरत में ये ट्रैवल करती है। सो ये लेज़र डायोड हेड्स हैं। इसके अंदर बेसिकली डायोड ही लगा होता है, एलईडी लगी होती है जो कि लेज़र लाइट प्रोड्यूस करती है, और उसकी थोड़ी सी असेंबली होती है जस्ट टू मेक द लाइट मोर स्ट्रेट एंड मोर फोकस्ड, तो ताकि वो फैले ना, लाइट सीधी एक ही बीम में जाए। तो ये भी लेज़र डायोड्स यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, मार्क्स करने के लिए भी यूज़ होते हैं, चीज़ों की को सेंस करने में भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो अब तक हमने ये देखा कि जो हमारे डायोड्स हैं वो किस फॉर्म में, बहुत सारी फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल है। तो बेसिकली अब हम थोड़ी सी उसकी थ्योरी की तरफ जाते हैं, जिसका कि पता होना अच्छा होता है। आप जिस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, अगर आपको उसकी इंटरनल फिजिक्स का पता हो कि उसके अंदर हो क्या रहा है, तो ज़रा बेहतर तौर पर चीज़ें समझ भी आ जाती हैं और आप बेहतर तरीके से उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक को पी टाइप कहा जाता है और एक को एन टाइप कहा जाता है। होते दोनों ही सिलिकॉन के हैं। ये बेसिकली सिलिकॉन का एक पीस है और ये भी सिलिकॉन का एक पीस है। इसके ऊपर फॉस्फेट आयंस की बौछार की गई है और इसके ऊपर बोरॉन की। तो उसके नतीजे में इसको डोपिंग, इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, राइट। सो जब सिलिकॉन के चिप्स के ऊपर पी टाइप सब्सटेंस बनाने के लिए डोपिंग की जाएगी, तो उसमें छोटे छोटे से होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आके फिट हो सकते हैं। सो बेसिकली ये चीज, ये जो पी टाइप सब्सटेंस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हंग्री है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जबकि जो एन टाइप सब्सटेंस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के बीच में जाके फिट हो सकते हैं, एंड दिस कैन कॉज अ सर्किट टू फ्लो। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, तो जो रीजन क्रिएट होता है, जो बिल्कुल साथ साथ क्रिएट हुआ, उसमें यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इधर आ जाएंगे और यहां से कुछ होल्स जंप करके इधर आ जाएंगे। उसके नतीजे में ये एक दीवार बन जाएगी। ये इतना बड़ा एक ब्लॉक दीवार की सूरत में बन जाएगा, जिसको डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन जो है, ये एक इंसुलेटर का काम करता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो सकते। इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहां तक आने का, इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि ये इस दीवार को फलांग के यहां तक आए। दिस इज जस्ट लाइक अ दीवार, एक वॉल की तरह से है, जो कि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को और इस तरफ से होल्स को सेपरेट किए हुए। और जैसे आप देख सकते हैं कि घरों में या किसी भी जगह पे जब दीवार जितनी चौड़ी होगी उतना ज्यादा मुश्किल होगा इसके लिए यहां तक जंप करके आना, और जितनी ये दीवार छोटी होगी उतने आराम से ये जंप करके यहां से इधर आ सकेंगे। सो खूबसूरती पीएन जंक्शन की, ये पीएन जंक्शन बन गया है। खूबसूरती पीएन जंक्शन की ये है कि ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये श्रिंक और एक्सपैंड दोनों हो सकता है। अगर ये एक्सपैंड होगा तो ये डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाएगा और दरमियान में रेजिस्टेंस जो है बहुत बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां से यहां तक जंप करके आना मुश्किल होता चला जाएगा। और अगर ये डिप्लीशन रीजन श्रिंक करके छोटी सी दीवार रह जाएगा, तो यही इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां से यहां तक फ्लो करना आसान हो जाएगा। और यही डायनामिक प्रोसेस जो है, जो बेस है तमाम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसकी बेस के ऊपर आज हमारे कंप्यूटर्स भी चल रहे हैं,
आज हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पे चल रहा है, आज हमारे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके ऊपर चल रही है। बेसिकली इस डायनेमिक नेचर ऑफ दिस डिप्लीशन रीजन जो पीएन जंक्शन के साथ बनता है, राइट। तो बेसिकली डायोड के अंदर सिलिकॉन का मटेरियल होता है, एक मटेरियल को पी के साथ लेबल डोपिंग की होती है और एक ही पार्ट को एन टाइप मटेरियल के साथ डोपिंग की होती है, और ये पी जब उन दोनों को मिला दिया जाता है तो वापस में एक पी एन जंक्शन बना लेते हैं, और जो जंक्शन जहां बनता है वहां पर एक स्मॉल जोन ऑफ डिप्लीशन रीजन बनता है जो कि एक इंसुलेटर का काम करता है। सो दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, और ये पार्ट जो है ये आपका इंसुलेटर है, राइट। अब जब हम उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी पीएन जंक्शन को, तो उसमें अगर जो पी टाइप सब्सटेंस है वहां पे पॉजिटिव वोल्ट अप्लाई किए जाएं, और जो एन टाइप सब्सटेंस है वहां पर आप अपनी बैटरी की नेगेटिव अप्लाई करें, तो जो आपका डिप्लीशन रीजन है उसको हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस से मुराद ये है कि ये जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की और जो यहाँ से पुश है इसकी पॉजिटिव वोल्ट्स की, ये इस डिप्लीशन रीजन को इतना प्रेस करेगी कि ये श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली इस पोटेंशियल के अगेंस्ट यहाँ से जंप करना शुरू कर देंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो एज यू कैन सी कि अगर आपने पी टाइप के साथ पॉजिटिव जोड़ दिया और एन टाइप के साथ नेगेटिव जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यूं जंप करेंगे और यहाँ से ये फ्लो इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको जंप करने के लिए एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे फिर भी छोटी सी दीवार जरूर मौजूद होगी, डिप्लीशन रीजन का मतलब ये नहीं है कि ये कंटिन्यूसली एक फुल कंडक्टर बन जाएगा, नेवर। ये फुल कंडक्टर कभी भी नहीं बनेगा। ये दरमियान में थोड़ी सी रेजिस्टेंस, थोड़ी सी मज़ाहमत जरूर रखेगा जो डिप्लीशन रीजन है, और उसकी वजह से इसको एटलीस्ट 0.7 वोल्ट्स चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए डिप्लीशन रीजन पर से। सो किसी भी डायोड में करंट के फ्लो होने के लिए एटलीस्ट 0.7 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। इससे ज्यादा वोल्ट्स के ऊपर वो आराम से जंप करते चले जाएंगे और नतीजतन आपकी जो वोल्टेज है उसमें भी 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप आएगा। जैसा कि इसमें आप देखें, इसमें 0.4 वोल्ट अप्लाई किए गए हैं, तो ये डिप्लीशन रीजन श्रिंक जरूर हुआ होगा, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन्स को इतनी पावर नहीं मिली कि वो इस पर से जंप कर लें। रिवर्स बायसिंग, पिछले केस में आपने देखा कि उसमें फॉरवर्ड बायसिंग, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, जिसमें कि डायोड को एक प्रॉपर तरीके से कनेक्ट किया गया है, जिसमें पॉजिटिव जो कनेक्शन है वो पी टाइप के ऊपर यानी एनोड के ऊपर और एन टाइप के ऊपर यानी कैथोड के ऊपर नेगेटिव आपने जोड़ा तो करंट फ्लो करेगी। दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। हम इस बात का बार बार जिक्र करेंगे, इसलिए ये लफ्ज जरूर जेब में रखें। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है एक नॉर्मल कनेक्टिविटी जिसमें कि जो एनोड है डायोड का वहां पे बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन आ रहा है और जो कैथोड है वहां पर नेगेटिव कनेक्शन आ रहा है, चाहे किसी लोड के थ्रू आ रहा है या डायरेक्टली आ रहा है। रिवर्स बायसिंग इसकी ऑपोजिट है कि जिसमें एनोड जो है उसके ऊपर नेगेटिव जोड़ दिया गया और जो कैथोड है उस पर पॉजिटिव जोड़ दिया गया। सो दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द फॉरवर्ड बायसिंग। और इस कंडीशन में क्या हुआ कि आप ये जैसे कि देख रहे हैं कि जो डिप्लीशन रीजन था जो पहले छोटा सा था अब एक्सपेंड करके बड़ा हो गया। तो जब ये दीवार ज्यादा चौड़ी हो गई तो यहाँ इंसुलेशन बहुत ज्यादा हो गई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करके यहाँ तक आना अब पॉसिबल नहीं है। सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये हम बात कर रहे थे डिप्लीशन रीजन की कि जब हम रिवर्स बायस कर देंगे इसको डायोड को, यानी कि जो हमारा एनोड है वहां पर बजाय पॉजिटिव देने के हम नेगेटिव दे देंगे और जो कैथोड था वहां पे नेगेटिव देने के बजाय हम पॉजिटिव करंट दे देंगे, तो वो डिप्लीशन में उनको स्ट्रेच करेगा और स्ट्रेच करने से ये दीवार चौड़ी हो जाएगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के लिए जंप करके यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। एंड नाउ इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और इट विल एक्ट एज एन इंसुलेटर। रादर
एक तरह से इंसुलेटर के तौर पर ही एक्ट करेगा कि जो यहाँ से यहाँ तक ये बिजली को नहीं आने देगा, करंट इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने देगा। सो रिवर्स बायस में जो डायोड है वो एक इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है, और फॉरवर्ड बायस में इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ गुड कंडक्टर। तो ये बात जहन में रखनी जरूरी है। दूसरी बात ये कि मैंने जैसा आपको कहा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स ने जंप करके आना है, तो इलेक्ट्रॉन्स के जंप करके आने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो उसको जंप करने पे मजबूर करता है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस रीजन को भी जंप करके इधर आ सकते हैं। इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है किसी भी डायोड की, कि ये कितनी वोल्टेज तक को की रिवर्स बायसिंग को रेजिस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये एक ऑर्डिनरी डायोड लें तो ये और हम यहाँ पे ये रिवर्स बायसिंग की फॉर्म में हम यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई करें तो ये 12 वोल्ट्स को नहीं गुजरने देगा, क्योंकि 12 वोल्ट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच तो रहा होगा, इधर से जो पॉजिटिव पोल है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पुल इतनी नहीं होगी कि वो इस पर से जंप करके आ जाए। लेकिन अगर इसी वोल्टेज को हम बढ़ा के 100 वोल्ट्स कर देंगे तो डेफिनेटली जो पुल है इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ जाएगी और वो शायद कोशिश करें यहाँ से जंप करने की। तो अगर हम इस डायोड की डाटा शीट देखें और फर्ज करें उसमें से हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज 400 वोल्ट्स है। सो लिहाजा 400 वोल्ट्स तक को तो ये रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर हम इसके ऊपर 500 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो डिप्लीशन रीजन के चौड़ा होने के बावजूद यहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहां आना शुरू हो जाएंगे और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये एक कंडक्टर के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देगा, हालांकि ये रिवर्स बायस था। तो ये इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके पास जो रबड़ की तारें हैं उनमें से उस रबड़ में से बिजली बाहर नहीं निकलती, लेकिन अगर वोल्टेज ज्यादा हो तो उसमें से बिजली बाहर भी आ सकती है। लेट्स से 1000 वोल्ट्स हो तो 1000 वोल्ट्स कैन जंप इजीली थ्रू द रबर शील्ड ऑफ अ केबल। इसलिए अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो हम यहां से इस ब्रेक डाउन वोल्टेज को पहुंच सकते हैं। लिहाजा किसी भी कंडीशन में अगर आपने इसको रिवर्स बायसिंग की फॉर्म में इस्तेमाल होना है, जो कि डेफिनेटली डायोड्स इस्तेमाल होते हैं रिवर्स बायसिंग की फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज कितनी है। आमतौर पर जो हम रूटीन में इन्हें डायोड्स इस्तेमाल करते हैं उनकी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है तकरीबन 400 से 500 वोल्ट्स के करीब होती है, और जबकि हम आमतौर पर जब हमारा इस्तेमाल होता है वो 5 से 10 वोल्ट्स के लगभग होता है। 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 24 वोल्ट से ज़्यादा का रूटीन की इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ब्रेक डाउन वोल्टेज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है जिस वोल्टेज के ऊपर जाके जो ये डायोड है ये रिवर्स बायसिंग की फॉर्म में भी कंडक्ट करना शुरू कर देगा। एक और अहम बात यह कि अगर फर्ज करें कि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग की फॉर्म में इस वक्त चल रहा था और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, और जब लख्त हमारी जो कंडीशंस हैं वो तब्दील हो गई और उसकी जो पॉजिटिव साइड थी वो नेगेटिव हो गई और नेगेटिव साइड पॉजिटिव हो गई। अब उसको फौरी तौर पर उसको डिप्लीशन जोन जो है उसको एक्सपेंड करना चाहिए और वो उसको एज एन इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करना चाहिए। लेकिन इस स्विचिंग में हर डायोड को थोड़ा सा वक्त लगता है, और इस वक्त की बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इस डायोड की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये कितनी तेजी से ये अपनी जो डिप्लीशन जोन है उसको एक्सपेंड और श्रिंक कर सकता है। रूटीन के जो हम डायोड्स जो पावर सप्लाईज में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमारी पावर सप्लाई 50 हर्ट्ज की आ रही होती है विच इज़ अ फेयरली स्लो फ्रीक्वेंसी, तो जो हमारे डायोड्स हैं वो चंद 100 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ऊपर काम कर सकते हैं, तो लिहाजा उसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। लेकिन अगर एक ऐसे डायोड को जो कि स्लो है उसको आप एक हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम में लगा दें, लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी है, तो अभी वो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में होगा और उसको भी वापस आने में वक्त लग रहा होगा और उतनी देर में उसको नेगेटिव वोल्ट्स रिवर्स सप्लाई हो जाएंगे, तो वो डायोड प्रैक्टिकली उसको कंडक्ट ही करना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी उसका जो डिप्लीशन जोन है उसको एक्सपेंड और श्रिंक होने में वक्त लगता है। इसलिए
डायोड्स की डाटा शीट अगर आप पढ़े तो उसमें उसकी स्विचिंग स्पीड इन द फॉर्म ऑफ नैनो सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स और फ्रीक्वेंसी कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी तक को आसानी से ये ब्लॉक कर सकता है या गुजरने दे सकता है, तो उसको मुताबिक आप उसको सिलेक्ट करते हैं। ये मसला ख़ास तौर पे पेश आएगा जब आप डायोड को रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट्स में, जहाँ पे किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, इवन अब गीगा हर्ट्स तक की रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हमारे पास होते हैं, तो वहाँ पर जाहिर है ऐसा डायोड आपको इस्तेमाल करना होगा जो कि इतनी हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी अपनी पोलैरिटीज़ को मेंटेन कर सकता हो। तो ये बात ज़हन में रखें कि जो हाई फ्रिक्वेंसी के सर्किट्स हैं उसमें जो डायोड इस्तेमाल होगा उसको आप ये नहीं कि कोई भी डायोड हाथ में आया उठा के लगा देंगे। उसके लिए इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे कि जो डायोड हम लगाना चाहते हैं उसकी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है। अब हम आते हैं डायोड्स के इस्तेमाल की तरफ। तो सबसे कॉमन इस्तेमाल जो डायोड्स का है वो पावर सप्लाईज में है, जिसमें कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट आपको मालूम है कि उसका हम जो ग्राफ की फॉर्म में बनाते हैं वो तो सिग्मॉइड शेप की ऐसी बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ये वेव फॉर्म नहीं है, ये ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि लेट से ये वाली जो वायर है ये आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव की तरफ जा रही है। जिस वक्त ये पॉजिटिव होगी तो ये वाली वायर नेगेटिव होगी, और जिस वक्त यहां से ये रिवर्स हो गई है तो ये वायर नेगेटिव हो जाएगी, ये वायर पॉजिटिव हो जाएगी। लिहाजा जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें जो वायर्स हैं, जो दो वायर्स हैं, वो अपनी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करती रहती हैं। अगर पहले डायरेक्शन करंट की इधर से आ रही है तो यहां से डायरेक्शन रिवर्स जा रही होगी, और थोड़ी देर के बाद यहां से डायरेक्शन ऐसे जा रही रिवर्स हो जाएगी, और इधर से डायरेक्शन इस तरफ को मूव करनी शुरू कर देगी। तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग। अल्टरनेट का मतलब यही है कि वो एक दूसरे के साथ बारी बारी अपनी रास्ता तब्दील करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है उसमें उसको ट्रांसफार्मर्स के जरिए उसके वोल्ट्स को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लाइन लॉसेस कम होते हैं और बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जो रूटीन की हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो अल्टरनेटिंग करंट पर काम नहीं करती। उसको डायरेक्ट करंट चाहिए जिसके पॉजिटिव टर्मिनल किसी भी आईसी का है या ट्रांजिस्टर का है या किसी भी मोटर का है, तो उसको हमने पॉजिटिव सप्लाई देनी है, और जो नेगेटिव साइड है उसको नेगेटिव ही देनी है। तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना एक कॉमन इशू है जो कि हमारे पास एडाप्टर्स की फॉर्म में होता है। हमारे सर्किट्स में पावर सप्लाईज जो अपनाई होती हैं वहां पर ये काम होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कन्वर्शन ये है कि दरमियान में एक डायोड लगा दीजिए। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा हाफ और यहाँ पर इस सर्किट के थ्रू यहाँ से होता हुआ नेगेटिव आएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज उसी फॉर्म में मिलेंगे जिस फॉर्म में यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे थे। जाहिर है ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो भी एकदम से पॉजिटिव और एकदम से नेगेटिव नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जीरो की तरफ आते हैं। लेकिन जब तक वो 0.7 वोल्ट से ऊपर रहेंगे यहाँ से करंट फ्लो होता रहेगा, यहाँ से ये आपको वेवफॉर्म उसी फॉर्म में मिलेगी। और जब उसका नेगेटिव हाफ आएगा, ये वाला हाफ, यानी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये डायोड रिवर्स बायस फॉर्म में चला जाएगा और ये उसको कंडक्ट नहीं होने देगा। नतीजतन उस पीरियड के दौरान यहाँ पर कोई वोल्टेज अपीयर नहीं होंगे, देयर विल बी एब्सोल्युटली नो वोल्टेज। और उसके बाद जब अगला साइकिल फिर आना शुरू होगा, वो फिर पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू होगी, तो वो फिर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। सो इनपुट वेव फॉर्म आपके पास अगर इस फॉर्म में आ रही होगी, अल्टरनेटिंग करंट ये 0 वोल्ट है, ये पॉजिटिव वोल्ट्स, ये नेगेटिव वोल्ट्स, पॉजिटिव वोल्ट्स, नेगेटिव वोल्ट्स। तो आउटपुट वेव फॉर्म में आपके पास 0 वोल्ट से ऊपर सिर्फ पॉजिटिव वोल्ट्स रह जाएंगे, और ये वाला साइकिल का ये वाला हाफ ये कट ऑफ हो जाएगा। ये वाला हाफ यहाँ से कट ऑफ हो गया, ये वाला हाफ यहाँ से कट ऑफ हो गया, राइट। सो दिस टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन जिसमें कि अल्टरनेटिंग करंट डीसी करंट में कन्वर्ट हो गई, हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वोल्ट्स आएंगे और यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव वोल्ट्स आएंगे, लेकिन नेगेटिव साइकिल का एक पार्ट मिस होगा। दरमियान में थोड़ी देर के लिए वोल्ट्स आएंगे, फिर गायब, फिर वोल्ट्स आएंगे, फिर गायब, फिर वोल्ट्स आएंगे, फिर गायब। सो इस फॉर्म की जो रेक्टिफिकेशन है इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाफ वेव।
क्योंकि पूरी वेव जो थी वो ये थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से हाफ जो है वो हमारे पास रेक्टिफाई हो गई आ गई और ये हाफ लॉस हो गई। वी लॉस्ट दिस पार्ट, हमारे पास यहाँ से जो एनर्जी थी वो भी लॉस्ट हो गई और अगर इसमें कोई सिग्नल था तो वो सिग्नल भी लॉस हो गया। लेकिन ये एक सिंपलेस्ट डीसी कन्वर्टर है जिसमें कि अल्टरनेटिंग करंट डीसी में यूजिंग जस्ट वन डायोड आप इसको अल्टरनेट करंट को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें कि हम उसका दूसरा साइकिल का दूसरा हाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, साइकिल का दूसरा हाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, दो डायोड्स लगा दिए जाते हैं, एक डायोड ये, एक डायोड ये, और जो कॉमन पॉइंट है उसमें जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक्चुअली दो कॉइल्स लगाई जाती हैं, एक कॉइल ये और एक कॉइल ये। ये सेंटर पॉइंट जो होता है इसको सेंटर टैप कहते हैं, यानी ये इसको हम एज अ 0 वोल्ट एज्यूम करेंगे। सो लिहाजा जो पॉजिटिव वोल्ट्स हैं वो यहां से पॉजिटिव हैं और जो नेगेटिव वोल्ट्स हैं वो यहां से इस तरफ वोल्ट्स हैं, राइट। सो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल का आएगा तो ये डायोड कंडक्ट करेगा और यहां बिजली देगा, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल का आएगा तो ये डायोड कंडक्ट करेगा और ये यहां से बिजली देगा। लिहाजा आपकी आउटपुट वेव फॉर्म में दोनों वेव्स आएंगी, ये पहले डायोड ए की वजह से यानी D1 की वजह से, और ये वाली वेव D2 की वजह से, ये फिर D1 की वजह से, ये फिर D2 की वजह से, ओके। लेकिन इस फॉर्म में जिसमें कि हमें दो डायोड्स यूज किए गए हैं और ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन में मिली है, हमारे लिए जरूरी है कि जो हमारा सोर्स है, जो ट्रांसफार्मर है, उसमें एक सेंटर पॉइंट मौजूद हो जो कि 0 वोल्ट के तौर पे एक्ट करता हो। अगर हमारे पास जस्ट दो वायर्स मौजूद हैं तो जैसे कि पिछली एग्जांपल में था कि हमने सिर्फ ये और ये वायर को इस्तेमाल करना चाहते थे, ये सेंटर टैप को इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, तो हम इसमें दो डायोड्स के साथ फुल वेव रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल सर्किट और डिजाइन किया जाता है जिसमें 4 डायोड्स को इस्तेमाल किया जाता है। 4 इन 4 डायोड्स को एक स्पेशल फॉर्म में अरेंज किया जाता है जिसको कि ब्रिज कहा जाता है, जिसमें कि ये दो डायोड्स एक पेयर बना रहे हैं और ये दो डायोड्स एक पेयर बना रहे हैं। तो जब अल्टरनेटिंग करंट इस एक फेज में से गुजरेगी तो ये दो डायोड्स एक्ट करेंगे, और जब दूसरे फेज में से गुजरेगी तो ये दो डायोड्स एक्ट करेंगे, और लिहाजा यहाँ पर आउटपुट आपको कंटिन्यूसली फुल वेव रेक्टिफिकेशन के साथ आपको आउटपुट मिलेगा। जो ब्रिज रेक्टिफायर है, अगर हम चाहें तो हम खुद भी अपना बनाना चाहें तो हम सिंपल 4 डायोड्स लें, उनके एक एनोड को दूसरे के कैथोड के साथ जोड़ दें और इसके भी एनोड को कैथोड के साथ जोड़ दें, और इधर दोनों एनोड्स और ये दोनों कैथोड्स को इकट्ठा कर दें, एंड दिस विल फॉर्म अ ब्रिज रेक्टिफायर। आमतौर पर स्टूडेंट्स, हॉबीज, हम लोग खुद भी 4 डायोड्स को लेके उनके साथ हम आपस में मिला के हम ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं। लेकिन इंडस्ट्री ने हमारे लिए बहुत सारी आसानी पैदा कर दी। उन्होंने इस तरह के कंपोनेंट्स बना दिए जिसके अंदर ही 4 डायोड्स एक ब्रिज की फॉर्म में बना दिए गए, और ये 4 कनेक्शंस जो हैं ये बाहर निकाल दिए गए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ से आपको नेगेटिव मिलेगी, इस पिन से नेगेटिव, इस पिन से पॉजिटिव, और ये 2 पिन हैं जिनके ऊपर आप AC सप्लाई करेंगे। इसी तरह से ये भी एक ब्रिज रेक्टिफायर जिसमें भी 4 डायोड्स लगा दिए गए, और यहाँ से आपको पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ से नेगेटिव मिलेगी, और यहाँ पे आप AC देंगे जिसमें कि अल्टरनेटिंग सिग्नल्स अल्टरनेट कर रहे होंगे। दोनों की फॉर्म एंड शेप में फ़र्क इसलिए है कि जो अंदर लगाए गए डायोड्स हैं वो कितने वोल्ट्स तक को बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी करंट को बर्दाश्त कर सकते हैं, और उनकी ब्रेकआउट वोल्टेज क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। उन पैरामीटर्स के हिसाब से दोनों में फ़र्क है, अदरवाइज काम के एतबार से दोनों एक ही फॉर्म है। और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन बेसिकली आइडिया यही है कि 4 डायोड्स को एक ही केसिंग में, एक ही कंपोनेंट के अंदर पैक कर दिया गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द ज़ीनर डायोड्स। ज़ीनर डायोड्स आम तो हालात में वो एक बिल्कुल एक आम डायोड की तरह से एक्ट करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम डायोड्स की जो ब्रेकआउट वोल्टेज है वो तकरीबन 400 से 500 वोल्ट्स के लगभग होती है।
जबकि ज़ीनर डायोड्स में ब्रेक डाउन वोल्टेज को बहुत कम कर दिया जाता है। लेट्स से हमारे पास एक डायोड होगा ज़ीनर डायोड जिसकी ब्रेकआउट वोल्टेज 6.2 वोल्ट्स है, तो लिहाजा जब भी वो रिवर्स बायस्ड फॉर्म में है और वोल्टेज 6.2 वोल्ट से ज़्यादा इंक्रीज कर गई है तो वो इट विल बिकम अ कंडक्टर एंड इट विल अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट। लेकिन जैसे ही वोल्टेज 6.2 वोल्ट से कम होती है तो वो रिवर्स बायस फॉर्म में एक हाई रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता है और वो उसमें से वोल्टेज को नहीं गुजरने देता। उसकी जो थ्योरीज हैं हम उसमें नहीं जाते कि उसके इंटरनली उसमें क्या क्या कुछ है, एवलांच थ्योरी या बहुत सारी चीज़ें, हम उसके बारे में नहीं जाते। लेकिन जस्ट सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि ज़ेनर डायोड्स स्पेसिफिक वोल्टेज के आप लेंगे, जहाँ पे आपको जितनी वोल्टेज को रेगुलेट करना है हम उतनी वोल्टेज का लेंगे। जहाँ हमें 5 वोल्ट्स को रेगुलेट करना है वहाँ 5 वोल्ट्स का ज़ेनर डायोड, जहाँ हमने 9 वोल्ट्स को रेगुलेट करना है वहाँ 9 वोल्ट्स का ज़ेनर डायोड, क्योंकि उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है हमने उसी की कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करना है कि वो कितनी वोल्टेज के ऊपर जाके ब्रेकआउट हो जाएगी और इट विल बिकम अ कंडक्टर। सो ज़ेनर डायोड्स आमतौर पर रिवर्स बायस्ड फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ प्रोटेक्टर, और जैसे ही वहाँ से वोल्टेज जो है रिवर्स फॉर्म में ब्रेकडाउन वोल्टेज से इंक्रीज करते हैं इट बिकम्स अ कंडक्टर। इट इज़ यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जिसमें कि यहाँ पे ये पॉजिटिव सप्लाई आ रही है और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आ रही है। सो आपने देखा कि हमने इसके एनोड को पावर सप्लाई के नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है और इसके एनोड को कैथोड को पावर सप्लाई के पॉजिटिव के साथ जोड़ा हुआ है। सो लिहाजा इसमें ये फ्लो नहीं हो सकता। दिस इज इन रिवर्स बायस्ड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। नॉर्मली इट विल एक्ट एज अ हाई रेजिस्टेंस, तो यहाँ से जो आने वाली करंट है वो सीधी गुजरती जाएगी और यहाँ से आने वाली वोल्ट पावर सीधी गुजरती जाएगी। इस डायोड में से कोई कंडक्शन नहीं होगी। नाउ लेट्स सपोज कि ये जो डायोड है इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 9 वोल्ट्स है, तो यहाँ से आने वाली वोल्टेज अगर 6 वोल्ट्स होगी तो वो ये इस डायोड को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये रिवर्स बायस फॉर्म में हाई रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता रहेगा और ये यहाँ से वोल्टेज गुजरती जाएगी। लेकिन जैसे ही वोल्टेज 9 वोल्ट से एक्सीड करती है, लेट्स से 10 वोल्ट्स हो जाती है, तो जैसे ही यहाँ पे 10 वोल्ट्स होगी ये जो ज़ेनर डायोड है ये कंडक्टर बन जाएगा और वो 10 वोल्ट्स यहाँ से सिंक करने के बाद यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से आगे 10 वोल्ट से आगे नहीं जा सकेंगे वोल्ट्स, राइट। 11 वोल्ट्स होगी वो भी यहाँ से सिंक कर जाएंगी, 12 वोल्ट्स होंगी वो भी यहाँ पे सिंक कर जाएंगी और यहाँ पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग उस वक्त तक वोल्ट्स मौजूद रहेंगे जब तक यहाँ 10 वोल्ट्स 9 वोल्ट्स होंगे, जितने वोल्ट्स का ये ज़ेनर डायोड होगा। सो ज़ेनर डायोड इस फॉर्म में यूज किया जाता है टू मेक अ वोल्टेज रेगुलेटर, जहां पर आपको यहाँ पीछे आने वाली वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, कभी उसके वोल्ट्स बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट वोल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे, क्योंकि ये अपनी रेजिस्टेंस को वेरी करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द ब्रेकआउट वोल्टेज। इसी तरह से स्टैंडर्ड जो पावर सप्लाईज होती हैं उसमें एक ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्विच, जो कि हम बाद में अगले किसी प्रेजेंटेशन में बात करेंगे, और उसकी बेस के ऊपर जो बाइसिंग वोल्ट्स अप्लाई किए जाते हैं वो एक ज़ेनर डायोड के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पे 15 वोल्ट का ज़ेनर डायोड लगाया गया, तो ये यहाँ पे जितने वोल्ट्स देगा यहाँ से आउटपुट उतने ही वोल्ट्स मिलने चाहिए, और जैसा कि हर ट्रांजिस्टर में, जो कि हम बाद में बात करेंगे, 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप आउट होता है, तो वो 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप हो जाएंगे, 5.7 वोल्ट्स का यहाँ पे ड्रॉप आउट आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर अगर हम 20 वोल्ट्स देंगे तो यहाँ पे 15 वोल्ट्स यहाँ पे और उसमें से 0.7 निकल जाएंगे, तो 14.3 वोल्ट्स यहाँ पर आपको रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलेगी। सो जितने वोल्ट्स हम उसकी बेस के ऊपर प्रोवाइड कर रहे होंगे इस ट्रांजिस्टर के साथ, इस ज़ेनर डायोड के साथ, क्योंकि ये उस वोल्ट्स को रेगुलेट करेगा। जो इनपुट वोल्ट्स आ रहे हैं वो इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ आएंगे और इस डायोड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो जैसे ही वोल्ट्स यहाँ से ज़्यादा होंगे, 15 वोल्ट से ज़्यादा होंगे, ये डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देगा और यहाँ पर प्रिसाइजली 15 वोल्ट्स मेंटेन रहेंगे। इसको भी हम अगली प्रेजेंटेशन में हम किसी सिमुलेशन के ऊपर या प्रैक्टिकली किसी सर्किट के फॉर्म में भी हम देखेंगे कि किस तरह से ज़ेनर डायोड जो है वो वोल्टेज को मेंटेन करता है। सो प्रैक्टिकली ये बात ज़हन में रखें कि ज़ेनर डायोड्स आर कॉमनली यूज्ड टू रेगुलेट द अप्स एंड डाउन्स इन वोल्टेजेस, और जितनी स्पेसिफिक वोल्टेज का आपको चाहिए आप उतनी वोल्ट्स का ज़ेनर डायोड लेते हैं। सो मार्केट में जब आप ज़ेनर डायोड लेने जाएंगे
आप सिंपली उसका नंबर भी दे सकते हैं, या आप सिंपली ये मेंशन करेंगे कि मुझे इतने वोल्ट्स का ज़ीनर डायोड चाहिए। तो जिस तरह से हमने देखा कि ज़ीनर डायोड जो एक्सेस वोल्ट्स जो है उसको नहीं जाने देता, तो बेसिकली वो एक्सेस वोल्ट्स को क्लिप कर रहा है। अगर हमारी एक्चुअल वेव फॉर्म ये आ रही थी और यहाँ से ऊपर जो वोल्ट्स थे ये ज़ीनर डायोड की वोल्ट्स से ज़्यादा थे, तो वो वोल्टेज आउटपुट में नहीं जाएगी और वो वोल्ट क्लिप हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर हमने पावर सप्लाई में ये सिग्नल दिया और ये सिग्नल जो है इसका कुछ पार्ट जो है वो तेज इसकी जो वोल्टेज है इससे ज़्यादा है, वो पार्ट क्लिप हो जाएगा, और बाकी का जो वोल्टेज उसके नीचे पार्ट है वो यहाँ से आउटपुट में आता रहेगा। तो अगर हम एक ज़ीनर डायोड लगाएंगे तो जाहिर है उसकी जो पॉजिटिव सप्लाई साइड है वो तो हो रही है, लेकिन नेगेटिव वाली साइड जो है वो बिल्कुल ही नहीं गुजर सकेगी, क्योंकि वो टोटली उसको बायस हो जाएगी, वो यहाँ से शॉर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए अगर आप सिग्नल का आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल है तो आप 2 ज़ीनर डायोड्स इस फॉर्म में लगाएंगे, तो ये आपको दोनों साइड्स जो है वो क्लिप कर देगा। यहाँ से वोल्ट्स इसकी वोल्ट से एक्सीड नहीं करेंगे। अगर यहाँ हमने ये 5 वोल्ट के ज़ीनर डायोड लगाए हुए हैं और यहाँ पे 12 वोल्ट एसी दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट्स एसी ही मिलेगी। हाँ, अब हम बात करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड्स की। और लाइट एमिटिंग डायोड्स भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि हमने आर्म डायोड्स के बारे में पढ़ा, और आर्म डायोड्स पे भी अगेन वो फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड वाले मामला होगा। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड फॉर्म में होंगे, यानी एनोड पर पॉजिटिव होगा और कैथोड की तरफ नेगेटिव होगा, तो यहाँ से करंट इसमें से फ्लो होगा और यह लाइट एमिट करेगा। रिमेंबर, जो एलईडीज हैं दे आर करंट ड्रिवन डिवाइसेस, कि ये वोल्टेज से नहीं ड्राइव होते हैं, ये करंट से ड्राइव होते हैं। तो जब करंट इसमें से गुजरेगा डेफिनेटली वो वोल्टेज होगा तो करंट गुजरेगा, तो लेकिन करंट जो है अगर वो एक पर्टिकुलर रेंज में होगा तो ये ग्लो करेगी। रिमेंबर, जब आम हालात में ये एलईडी मौजूद होगी 0.7 वोल्ट से कम के वोल्ट्स होंगे तो ये बिल्कुल हाई रेजिस्टेंस होगी, इसमें से कोई करंट नहीं गुजरने देगी। लेकिन जैसे ही ये ऑन होगी, इसमें से करंट स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई करेंगे, तो ये इसकी फॉरवर्ड बायसिंग की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये इसकी रेजिस्टेंस इंतहाई ड्रॉप कर जाएगी और ये यहाँ से बहुत सारा करंट जो है अपनी बैटरी से ले लेगी। इसलिए किसी भी एलईडी को इस्तेमाल करने से पहले उसके साथ सीरीज में एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाई जाती है, ताकि जिस वक्त ये ऑन हो तो ये आपकी बैटरी या जो भी सोर्स है जो उसको पावर सप्लाई दे रहा है एलईडी को, वो ओवरलोड ना हो जाए। सो रिमेंबर ऑलवेज कि एलईडी के साथ आप एक सीरीज में करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाएंगे। वैल्यू ऑफ करंट लिमिटिंग रजिस्टर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगी। नंबर 1, आपके वोल्ट्स कितने हैं, आप कितनी करंट तक को लिमिट करना चाहते हैं, इस एलईडी की अपनी करंट की रिक्वायरमेंट कितनी है। कुछ एलईडीज कम इंटेंसिटी की होती हैं, कुछ एलईडीज ज़्यादा ब्राइट होती हैं। जितनी ज़्यादा ब्राइट एलईडी होगी वो उतनी ज़्यादा करंट रिक्वायर करेगी, लिहाजा आपको उसकी मुताबिक आपको करंट लिमिटिंग रजिस्टर जो है उसको सेट करना पड़ता है। आमतौर पर जो मैं 5 वोल्ट्स के सर्किट्स हम बनाते हैं उसमें हम 220 से 330 ओम की रजिस्टर जो है इसके साथ सीरीज में लगाते हैं। लेकिन आपको रियली आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपकी पर्टिकुलर एलईडी जो है वो कौन सी टाइप की है और उसकी करंट रिक्वायरमेंट कितनी है, एंड देन आप इस रजिस्टर के मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बताना सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि एलईडी को कभी भी डायरेक्ट बैटरी के साथ ना लगाएं, कभी भी डायरेक्ट आईसी के साथ ना लगाएं, बिकॉज जब भी ऑन होगी ये इतनी हैवी लोड उसके ऊपर डालेगी कि वो उसको नुकसान दे सकती है। सो ऑलवेज यूज करंट लिमिटिंग रजिस्टर इन सीरीज विद एन एलईडी। अगेन एलईडी के भी दो कंपोनेंट्स, दो लेग्स होंगी, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। और जैसे कि हमने बताया कि जो इसमें उल्टा दिखाया गया, जो एनोड है वो वायर लंबी होती है और जो कैथोड वाली वायर है वो छोटी होती है। इंफ्रारेड एलईडीज दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी। जिस वक्त वो ग्लो कर रही होती हैं तो वो बहुत सारी करंट आपकी ड्राइव करती हैं। इसलिए बेहतर होता है कि किसी भी इंफ्रारेड एलईडी को हमेशा किसी
सूटेबल ट्रांजिस्टर के साथ ड्राइव किया जाए, बजाय इसके कि माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर की पिन से डायरेक्ट उसको दिया जाए, क्योंकि वो जो माइक्रो प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स की पिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा करंट सप्लाई नहीं कर सकते, सो दे गेट डैमेज्ड। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप एक ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे और इसमें जो इसकी इंफ्रारेड एलईडी है उसके साथ आप सीरीज़ में एक 470 ओम या डिपेंडिंग अपॉन इस इंफ्रारेड एलईडी की जो पावर सप्लाई है, पावर है, वो कितनी है। यहाँ हम बात करना चाहते हैं कि जो इंफ्रारेड सेंसर है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड सेंसर जो है उसको जब इंफ्रारेड लाइट उस पर पड़ेगी तो ये अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करता है, तो उसके साथ एक रेजिस्टर्स लगा के और दरमियान से हम उसको एक आउटपुट ले लेते हैं। ये एक बेसिकली दो रेजिस्टर्स बन जाते हैं, ये रेजिस्टर और एक ये रेजिस्टर, और यहाँ से जो आउटपुट है ये एक वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलती है। इस चीज़ के मुतालिक हम जब रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम वोल्टेज डिवाइडर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें कि आप इंफ्रारेड सेंसर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि इसको एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ वोल्टेज कंपेरेटर के साथ लगाया जाए और यहाँ से हमें स्पेसिफिक वोल्ट्स मिले। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ इनके सर्किट्स की कॉम्प्लेक्सिटी में जाने का नहीं है, सिर्फ ये बताने का है कि इंफ्रारेड सेंसर्स जो हैं वो भी एक वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं और डायोड्स हैं। अगेन इसको आप रिवर्स फॉर्म में नहीं लगा सकते, ये वाली पिन ऊपर और ये वाली पिन नीचे नहीं लगा सकते, ये इट हैज़ टू गो टू ग्राउंड एंड इट हैज़ टू गो टू पॉजिटिव। यहाँ बताना ये बात ज़रूरी है। लेज़र डायोड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो लेज़र हेड्स हैं, उसके बीच में एक लेज़र डायोड होता है और एक सेंसिंग डायोड होता है, फोटो डायोड होता है, जो कि इसकी इंटेंसिटी को मॉनिटर कर रहा होता है। आमतौर पर आपको सिर्फ कॉमन कैथोड, कॉमन जो वायर है और जो लेज़र डायोड की वायर है, इनके ऊपर सिग्नल देना होता है। लेकिन अगर आप फीडबैक लेना चाहें तो ये तीसरी वायर के साथ आप फीडबैक भी ले सकते हैं कि यहाँ से निकलने वाली लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है।